नमस्कार दोस्तों आज जिस शख्सियत की हम पुण्यतिथि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पुण्यतिथि के बारे में संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, जिस शख्स के बारे में, वह शख्स माना ये जाता है कि 20वीं सदी का मुंशी प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अदीब, साहित्यकार, गद्य लेखक, कहानी लेखक और उसके साथ बहुत सारी अन्य विधाओं में भी फैला हुआ जिसका अदब है, उस शख्स के नाम हम आज का यह एपिसोड समर्पित कर रहे हैं। मेरी मुराद है सादत हसन मंटो से। मित्रों, मंटो का नाम आते ही सामने बहुत सारी बातें जहन में उभरती हैं। एक ही ज़िंदगी में जितने अलग अलग जावियों से, जितने अलग अलग नज़रियों से उसने भोगा लम्हों को और उन लम्हों को बयान किया, वो लगता है कि ये शायद किसी सतही इंसान के लिए मुमकिन भी नहीं था। उसने जो भोगा, जो देखा और जो परखा, उसी को बयान किया और उसको बयान इस ढंग से किया कि वो एक गहरी छाप छोड़ गया। मसलन उसकी एक लघु कथाएँ बहुत सारी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, दो दो तीन पंक्तियों की, लेकिन ऐसा गहरा असर छोड़ती हैं कि आपको कई कई दिन वो जगाती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस बहुत बड़े एक हादसे, भारतीय उपमहाद्वीप के हादसे ने क्या क्या हमारी ज़िंदगी में दिन दिखाए और किस किस तरह के मोड़ पर हमें गुज़रना पड़ा। ये बड़ा अजीब, विचित्र लगता है। मित्रों, इसने कहानियाँ भी लिखी, लघु कथाएँ तो खैर बेशुमार हैं ही, उनमें नाटक भी लिखे और सबसे एक खूबसूरत इसकी बात थी वो ख़त किताबत का सिलसिला। इसकी एक लंबी सीरियल है, लंबी दास्तान है इसकी, जो इसने चचा अंकल सैम के नाम जो ख़त लिखे, वो ख़त भी चर्चा का विषय अब तक बने हुए हैं और उन पर लगातार चर्चा चलती रहती है। चर्चा का विषय इसलिए बने कि उनके माध्यम से हम उस वक्त की जो विदेशी हुकूमत थी, जो विदेशी साम्राज्यवादी जो नज़रिया था, उस नज़रिए को अगर हमने करीब से देखना हो, करीब से महसूस करना हो, करीब से पढ़ना हो, उस पर मनन करना हो, चिंतन करना हो, तो हमारे सामने सिवाय मंटो के साहित्य के और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग प्रामाणिक तौर पर चीज़ों को, हालात को परख सकें और उनको जज़्ब कर सकें। मित्रों, इस पर अश्लीलता के मुकदमे 6 बार चले और 3 बार मुकदमे चले जब विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन से पहले पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान उस वक्त भारत ही था, तो लाहौर की अदालतों में मुकदमे चलते थे। और 3 बार इस पर मुकदमे भारत पाक विभाजन के बाद लाहौर में चले। 6 बार इसने मुकदमों के बीच में से उसको गुज़रना पड़ा। और दिलचस्प बात ये थी कि उन सभी मुकदमों की जो पैरवी थी वो एक हमारे ही चंडीगढ़ के एक प्रसिद्ध एडवोकेट हीरालाल सिब्बल, जो केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पिता थे, वो सिब्बल साहब ने स्वयं इनकी पैरवी की थी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन दिनों मुकदमा इसका चल रहा था, एक मुकदमा ख़ास तौर से जिसके लिए सिब्बल साहब ने इसे ख़ुद बुलाकर कहा था कि तुम्हारा ये मुकदमा भी मैं लड़ूंगा, तो इसने कहा था कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो सिब्बल साहब का जवाब था कि तुमने जो कुछ लिखा है वो तुमने इतना कुछ दे दिया है अपने परिवेश को कि उसके बाद किसी भी लेन देन की गुंजाइश ही नहीं रहती। वो तुम्हारी देन इतनी बड़ी है कि उस देन के सामने मेरी जो एक वकील के बतौर वकील, एक पेशेवर वकील के तौर पे जो मेरी फ़ीस है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो और तुम्हारी कोई ज़रूरियात, कोई इमरजेंसी की हो तो उनके लिए तुम बिना झिझक के मेरे से कुछ भी इमदाद कभी कहोगे तो मैं बिल्कुल हाजिर रहूँगा। और ये मत समझना कि मैं कोई एहसान करूँगा, एहसान फिर भी तुम्हारा रहेगा कि तुमने इतना कुछ दे दिया है साहित्य के माध्यम से, जिसको सारा मुल्क, सारा परिवेश, सारा भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा सलामी देता रहेगा। मित्रों, मुकदमे बड़े दिलचस्प थे, उनकी दास्तान छेड़ेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मुद्दा ये कि उसमें इस्मत चुगताई का भी मुकदमा साथ साथ चल रहा था। मंटो सभी 6 मुकदमों में बरी हुआ
और इस्मत चुगताई को 3 मुकदमों में फ़ाइन जुर्माना देना पड़ा, उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, लेकिन मंटो पर कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हो सका। उसके कारण 2 थे। एक तो इसका कथानक के बारे में इसका ईमानदाराना नज़रिया, जजेस ने भी महसूस किया कि इस बंदे ने जो भी बयान किया है वो हालात हाज़रा के मातहत इसने सब चीज़ें दी हैं, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जिसने अपनी ओर से जोड़ी हो, जिसका ये कोई रस लेना चाहता हो या जिसकी मार्केटिंग करना चाहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालात थे उनको इसने बयान किया है और कहानी के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, अपनी निबंधों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से इसने बयान किए हैं। तो ये बयान है कहीं भी अश्लीलता के दायरे में नहीं आते। अब इसका सर्वाधिक चर्चित क्या क्या नाम लें? हर कहानी संग्रह इसका सर्वाधिक चर्चित माना गया, लेकिन टोबा टेक सिंह का जवाब नहीं। टोबा टेक सिंह ऐसा एक प्रचलित कथानक है, बिल्कुल वैसा जैसे हिंदी में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था को मानते हैं कि एक ही कहानी के सिर पर गुलेरी जी अमर हो गए। मंटो के पास तो बहुत सारे ख़जाने थे, अगर किसी ख़जाने का भी जिक्र करना भूल जाएं तो टोबा टेक सिंह का जिक्र काफ़ी है। तो ऐसी चीज़ें, ये इसने अमर कृतियाँ, कालजयी कृतियाँ हमें दी हैं, जिनका ख़जाना जो है वो पूरी की पूरी एक पीढ़ी तक तो नहीं कि कई पीढ़ियों तक वो एक हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा और शायद हो सकता है कि हमें दिशा भी मिल जाए। मित्रों, इसका परिवार जो था वो काफ़ी ठीक ठाक था। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ था। फादर बैरिस्टर थे, अच्छे भले, और ये समराला, भारतीय समराला जो लुधियाना चंडीगढ़ मार्ग पे स्थित है, उसके पास ये गांव है पपड़ौदी। तो पपड़ौदी गांव में इसका जन्म हुआ था। बाद में अमृतसर में ज़्यादा वक्त कटा क्योंकि अदालतें भी वही थी और वहाँ जो पढ़ने लिखने का माहौल भी वही था। लेकिन उसके बाद ये लाहौर चला गया। लाहौर के बाद इसकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा वो बम्बई में बीता। बहुत सारी फिल्मों के इस पटकथा लेखन और संवाद लेखन में इसको ज़्यादा काम मिला और उस काम की बदौलत ज़िंदगी खूब चली और ये चर्चा का मरकज़ बना। और आज भी मित्रों शायद हमारे उपमहाद्वीप में एकमात्र लेखक ऐसा है जिस पर पाकिस्तान में भी फिल्म बनी 2015 में, और 2015 में वहाँ मंटो के नाम से फिल्म बनी और इतनी ज़्यादा चली कि सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड जो हैं वो उस साल हिट हो गए। और यही स्थिति हमारे भारत में भी, जब नंदिता दास की फिल्म मंटो के नाम से 2018 में आई तो वो भी इतनी ही चर्चा का विषय बनी। और ये चर्चित फिल्मों का जो महानायक था, अपनी पूरी ज़िंदगी हालात से लड़ते हुए इसने बिताई। और मित्रों, ये जिस घर में रहता था लाहौर में, मैंने वो घर देखा हुआ है, वो इस वक्त तो बड़ी अजीब हालत में है। नाम है लक्ष्मी मेंशन। उसके एक हिस्से में इसकी बेटियां रहती हैं अभी भी। और लक्ष्मी मेंशन भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प स्थान है। उसका निर्माण लाला लाजपत राय ने करवाया था। और लाला लाजपत राय की एक वो देशभक्त तो थे ही, स्वाधीनता सेनानी, तो उनके रूप में उनको बहुत बड़ा माना जाता। उनका कद बहुत ऊंचा था। और उस कद्दावर शख्सियत ने, आप ये देखिए कि वो लक्ष्मी एक इंश्योरेंस कंपनी थी, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक था, ये सब कुछ बनाने के लिए उन्होंने वो इमारत बनाई थी। अब उनको भी इस बात का एहसास तो नहीं होगा कि इसमें कभी ये इमारत मंटो के घर के नाम से पहचानी जाएगी। अब भी वहाँ लक्ष्मी मेंशन है, उसके कुछ हिस्से टूटे फूटे हैं, कुछ हिस्से आबाद हैं। आबाद हिस्सों में इसका अपना परिवार भी, अपनी बेटियां भी रहती हैं। और कुछ वर्ष पहले इसकी बेटियां जब समराला अपने पुराने ख़ानदानी घर को देखने के लिए आई, जहाँ उनके बाप की, वालिद की पैदाइश हुई थी, तो पूरे गांव वालों ने उनको बड़ा शगुन देकर एक बेटियों की तरह से विदा किया। और वो बड़ा मार्मिक और बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था कि ये उन इमारतों से, उन छोटे छोटे मकानों से लिपट कर जिस तरह से वो रोईं और जिस तरह से उन्होंने वो महसूस किया कि जैसे वो अपने बाप के घर पर आई हैं। तो एक ऐसी अजीम शख्सियत को उसकी पुण्यतिथि पर याद करना मित्रों अच्छा भी लगता है, प्रेरणा देता है, नई रोशनी भी देता है, लेकिन साथ साथ ये भी हमें मजबूर करता है कि हमें इसको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, इसका पुनर्पाठ करते रहना चाहिए। हर बार ये एक नया दृष्टिकोण आपके सामने पेश करता है। शुक्रिया दोस्तों।